Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic distribution channel. In this we are going to discuss about role of distribution channel, number of distribution channel and factor affecting selection of distribution channel. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो कोई ना कोई गुड्स और सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या चॉइस होती है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है ये डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को सर्व करे और डायरेक्टली उन्हें अपने प्रोवाइड करे गुड्स और सर्विसेज। तो इसका मतलब वो बीच में किसी भी मिडलमैन को या किसी भी और चैनल को यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। बट ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब ऐसा टेक्निकल प्रोडक्ट हो या फिर छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो। अब हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जैसे कि मैगी है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो आप मैगी खरीद के लेके आते हो वो डायरेक्टली उनकी ऑर्गेनाइजेशन से खरीदते हो, आप तो एक पर्टिकुलर शॉप पे जाते हो वहाँ से खरीद के लेके आते हो। इसका मतलब जब आपको बहुत लार्ज स्केल और वाइड स्केल पे डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने एक एक कस्टमर के पास पर्सनली जाके उसे बेच सके, अपने प्रोडक्ट को बेच सके। उस टाइम पे वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हुए? वो मिडल मैन हुए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द पाथ through which ownership as well as possession of goods transfer from customer from the producer। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करता है, जो उसे बनाता है। जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने मैगी का एग्जांपल लिया तो ये क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बट ये अपने कस्टमर तक, जो बहुत लार्ज स्केल इनके कस्टमर हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए डायरेक्टली पहुँचाने की बजाय, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली एक एक कस्टमर के पास जाएंगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये किस चीज़ का यूज़ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज़ करते हैं कि ये अपनी जो प्रोडक्ट हैं वो होलसेलर्स को, रिटेलर्स को प्रोवाइड कर देते हैं एंड देन वो कस्टमर तक पहुंचता है। रिटेलर क्या है? जो ये शॉपकीपर्स हैं, जिस शॉप से जाके आप खरीदते हो, तो ये सब क्या है? रिटेलर। तो आपको हर एक रिटेल स्टोर पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और कस्टमर उसे ईजिली बाय कर पाएंगी। तो ये क्या डिटरमाइन कर रहा है? एक पाथ, एक वे ही तो डिटरमाइन कर रहा है ना कि किस तरीके से जो ये पर्टिकुलर मेन ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसने अपने गुड्स बनाए थे वो उसके मेन कस्टमर तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक पाथ है, एक वे है जो डिटरमाइन करता है कि कैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचते हैं। इट इंक्लूड मेनली एजेंट्स, होलसेलर्स, रिटेलर। कि ज़्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर जिन मेडिएटर्स का हम यूज़ करते हैं, जिन इंटरमीडियरीज का हम यूज़ करते हैं वो क्या है? एजेंट है, होलसेलर है, रिटेलर है। Assets of independent organization involved in the process of making a product or service available for the use or consumption। कि ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं। ये क्या है? इंडिपेंडेंटली इस्टेब्लिश हैं, जो क्या काम करते हैं? उस प्रोसेस के अंदर वर्क करते हैं जिससे प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक अवेलेबल करा दिया जा सके। ये हमारा मैन्युफैक्चरर है जिसने बनाया, वो किसको दे देता है? होलसेलर को दे देता है जो लार्ज स्केल में बाय करते हैं, देन वो रिटेलर्स को, रिटेलर जो शॉपकीपर्स हैं वो, और फाइनली कंज्यूमर तक वो पहुंचता है। तो ये हमारी जो सप्लाई चेन है इसके अंदर जो भी जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स आर दी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और होलसेल और रिटेल, होलसेलर्स और रिटेलर्स। सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली सर्व करने में ये नहीं सोचती कि भाई वो एक एक के पास जाएगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो उसके लिए फिजिबल नहीं होता, तो वो क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज़ करती है, जो क्या करते हैं? एक कंपनी के प्रोडक्ट को उसके कस्टमर तक पहुँचाते हैं, वहाँ तक उन्हें अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होते हैं? इनके क्या लेवल्स क्या होते हैं? सो लेवल आपने पहले भी पढ़े होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली अपने कस्टमर को सेल कर रही है, बीच में किसी भी इंटरमीडियरी को यूज़ नहीं कर रही, तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो लेवल चैनल। इसका मतलब इसके अंदर बीच में किसी भी इंटरमीडियरी या फिर मिडल मैन का यूज़ नहीं है, तो ज़ीरो लेवल। उसके बाद आप 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल यूज़ कर सकते हो। वो कैसे होते हैं?
पहले मैन्युफैक्चरर है, अगर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा है और होलसेलर डायरेक्टली कस्टमर को दे रहा है तो वो हमारा क्या हो गया, वन लेवल, कि सिर्फ एक इंटरमीडियरी को यूज़ किया गया है। अगर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर रिटेलर को दे रहा है और रिटेलर कंज्यूमर को दे रहा है तो वो टू लेवल हो गया, क्योंकि बीच में दो इंटरमीडियरीज को यूज़ किया गया। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से एजेंट के पास जाता है, एजेंट से रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर से कस्टमर के पास जाता है, तो वो थ्री लेवल हो गया। सो सिंपली क्या होते हैं, डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल। अगर आपको चैनल को लिखना है कि किस तरीके से लेवल हो सकते हैं तो डायरेक्ट चैनल होते हैं और इनडायरेक्ट चैनल होते हैं। डायरेक्ट को आप क्या बोल सकते हो, ज़ीरो लेवल भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें हम किसी भी मेडिएटरी का यूज़ नहीं करते, बीच में कोई मेडिएटर यूज़ नहीं होता, सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचता है। इनडायरेक्ट चैनल क्या होते हैं, जिसके अंदर इंटरमीडियरीज का यूज़ किया जाता है। वो वन लेवल भी हो सकता है। वन लेवल कब होगा, जब सिर्फ एक इंटरमीडियरी का यूज़ किया जाए, चाहे वो होलसेलर हो रिटेलर हो। टू लेवल जब बीच में दो मिडल मैन हो। थ्री लेवल जब बीच में थ्री मिडल मैन हो। तो ये हमारे क्या होता है, बेसिक मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड देयर लेवल्स। नाउ व्हाट आर द रोल दैट आर परफॉर्म्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ कर रही है, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है ABC, जिसने प्रोड्यूस किया है गुड्स को, उसके बाद इसने किसको सेंड कर दिया, होलसेलर्स को। देन होलसेलर से गुड पहुंच जाता है रिटेलर्स के पास एंड रिटेलर के बाद वो फाइनली गुड पहुंचता है कस्टमर के पास। तो ये कौन से लेवल का चैनल हुआ, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इट इज़ अ टू लेवल चैनल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने दो इंटरमीडियरीज का यूज़ किया है। तो ये जो इंटरमीडियरीज हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, इनको क्या क्या रोल परफॉर्म करने होते हैं वही अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज़ रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ये दोनों तरफ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इन्फॉर्मेशन का फ्लो ऊपर की तरफ भी होगा और नीचे की तरफ भी होगा। कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि उनके पास किस तरीके का प्रोडक्ट आया है, जो कंपनी ने नया बनाया है, उसके क्या फीचर्स हैं, कितने फ्लेवर्स में वो अवेलेबल है, कितनी उसका डेप्थ है, ये सारी चीज़ें उन्हें डिटरमाइन करना। और होलसेलर्स या रिटेलर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्योंकि ये कस्टमर्स के साथ डील करते हैं ना, ये कस्टमर से कनेक्टेड होते हैं, तो इन्हें पता होता है कस्टमर को किस चीज़ की नीड है, वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में कैसी कंडीशंस है, उस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयरनेस करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इन्फॉर्मेशन ये दोनों तरफ प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को भी और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो एक रोल इनका क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सेकंड इज प्रमोशन का रोल। प्रमोशन का रोल क्या है, जब ये एक ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स लेते हैं, तो ABC ऑर्गेनाइजेशन से होलसेलर ने ले लिए, होलसेलर से रिटेलर ने लिए, तो खुद ऑर्गेनाइजेशन तो अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगी ताकि उसका सामान बिके, उनकी सेल्स हो। बट जैसे ही ये गुड लेते हैं तो ये अपने लेवल पे भी उसकी प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए। नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का क्या मतलब है, अगर दो लोग आपस में डील कर रहे हैं तो ओब्वियसली वहाँ पे सहमति होना, नेगोशिएशन होना ज़रूरी है। तो ये जो इंटरमीडियरीज हैं ये नेगोशिएशन का काम भी करती हैं। नेगोशिएशन किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी और कस्टमर के साथ भी। कस्टमर के साथ तो कि कितने रुपए में सामान बेचा जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि ये कितने रुपए में ऑर्गेनाइजेशन से सामान लेंगे, तो उस चीज़ पे नेगोशिएशन का काम भी करते हैं। फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का काम मतलब क्या है कि कई बार ये फंड्स भी प्रोवाइड करती हैं। कई बार क्या होता है कि कस्टमर को क्रेडिट पे चाहिए होता है, तो रिटेलर्स उन्हें क्रेडिट पे दे देते हैं ना कि आप बाद में पैसा दे देना, फिलहाल आप उधार पे सामान ले जाओ। तो फाइनेंसिंग कस्टमर को प्रोवाइड की। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास फिलहाल पैसे नहीं हैं होलसेलर को देने के लिए, तब भी क्या होता है, या फिर होलसेलर क्या कर सकता है कि उन्हें फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकता है, उनको पैसे प्रोवाइड कर सकता है क्रेडिट पे और बाद में उनसे ले सकता है। तो ये क्या करते हैं, फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, बिकॉज ये क्या है, मेडिएटर हैं, तो ऑब्वियसली ये किन दोनों लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं हमारी इंटरमीडियरीज। रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का काम कैसे हुआ, अगर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील कर रही होती तो सारा का सारा रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता, बट क्योंकि अभी अपना सामान आगे बेच देती है तो उनका रिस्क कम हो जाता है और बाकी शेयर हो जाता है होलसेलर और रिटेलर के साथ। तो रिस्क को
रिड्यूस करना या रिस्क शेयर करने का काम भी ये करते हैं। देन स्टोरेज एंड कैरिंग इन्वेंट्री, ऑब्वियस सी बात है, अगर ABC ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ मैन्युफैक्चर किया है और उसके बाद वो होलसेलर के पास जा रहा है, तो इसका मतलब ABC की जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं, जो फिनिश्ड गुड्स हैं, उसका काम क्या हो रहा है, स्टोरेज कहाँ हो रही है, वो कहाँ स्टोर करके रखे जा रहे हैं, होलसेलर के पास। देन उसके बाद वो जा रहे हैं रिटेलर के पास, तो ये स्टोरेज का काम भी प्रोवाइड करते हैं। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ टच पॉइंट्स, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर एक कस्टमर के पास वो जर्नली मीन्स पर्सनली जाके एक एक के साथ डील करें। कि मैं फॉर एग्जांपल आप बिस्किट बनाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर एक कस्टमर को ऑर्गेनाइजेशन से ही, अपनी खुद की फैक्ट्री से ही बिस्किट बेचोगे। अगर अलग शॉप पे नहीं रखोगे तो उतनी सेल्स नहीं होगी। तो टच पॉइंट्स को रिड्यूस कर देती हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज। सो दीज आर द वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रोल। तो अभी तक हमने क्या देखा, मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और उसके बाद रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मीनिंग में क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, वो इंटरमीडियरीज हैं जो मैन्युफैक्चरर से उसके गुड्स को कस्टमर तक प्रोवाइड कराती हैं। ये डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं। डायरेक्ट क्या होती हैं, जो 0 लेवल पे होती हैं, और इनडायरेक्ट जिसके अंदर इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होंगी, जो 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल हो सकती हैं। ना उनके क्या रोल होते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रमोशन करना, नेगोशिएशन करना, फाइनेंसिंग करना, लिंक प्रोवाइड करना, रिस्क टेकिंग, स्टोरेज एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ टच पॉइंट। ये देखो, जैसे कि इंटरमीडियरी है, अब एक चीज़ आपको यहाँ नोटिस करनी है, अगर ये कंपनी डायरेक्ट चैनल यूज़ कर रही होती तो ये डायरेक्टली अपने कस्टमर को सर्व कर रही होती, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं होती, तो ये सिर्फ अपने अपने गुड्स पे फोकस करती। बट इंटरमीडियरी जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंपनी के गुड को बेचेंगी। अब आप मान लो किसी रिटेल शॉप पे जाते हो, आप दुकान में गए, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि वहाँ पे एक ही ब्रांड का सामान मिलता है। वहाँ पे तो आप बिस्किट भी मांगोगे ना, तो 5-6 ब्रांड के बिस्किट उनके पास मिल जाएंगे, हर तरीके की चीज़ वो रखते हैं। तो इसका मतलब वो नंबर ऑफ कंपनीज के साथ डील करते हैं। तो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, जो सब है अपने इंटरमीडियरीज को दे देती हैं, और इंटरमीडियरी फाइनली उनको उनके कस्टमर तक पहुंचा देती हैं। कि फॉर एग्जांपल पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, क्लोजअप है, ये सारी टूथपेस्ट आपको कहाँ, एक शॉप पे मिल जाती हैं। अब कस्टमर को जो चाहिए होती है, इंटरमीडियरी से वो प्रोवाइड कर देती है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कि आप डायरेक्ट यूज़ करोगे, इनडायरेक्ट यूज़ करोगे। तो फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, कि आपका यहाँ फैक्टर्स आएगा कि जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड भी फैक्टर होते हैं, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि आप खुद सर्व करोगे या आप इंटरमीडियरीज का यूज़ करोगे। फर्स्ट है यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कॉस्टलियर प्रोडक्ट है, तो ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट चैनल को यूज़ किया जाता है कि आप खुद अपने कस्टमर को सर्व करोगे। बट अगर आपके प्रोडक्ट की यूनिट वैल्यू कम है, यानी कि सस्ता प्रोडक्ट है, इतना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो बहुत ज़्यादा लोग उसे परचेज करेंगे, तो उसके अंदर आप इनडायरेक्ट चैनल या इंटरमीडियरीज का यूज़ करते हो। स्टैंडर्डाइज और कस्टमाइज प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है, सेम प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, एक जैसा प्रोडक्ट। जैसे कोई कंपनी बिस्किट बनाती है तो बिस्किट सबके लिए सेम होते हैं ना, जिसको चाहिए ले लो, तो वो हमारा क्या है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। तो जब हमारा प्रोडक्ट सेम है, स्टैंडर्डाइज है, तो आप इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करते हो कि आप इंटरमीडियरीज के थ्रू सेल कर सकते हो। बट कस्टमाइज प्रोडक्ट है, कस्टमाइज कैसे, कि जैसा आपका कस्टमर चाहता है वैसे ही मॉडिफिकेशंस करके आप उन्हें दोगे। जैसे कि मान लो कोई लग्जरी कार है, तो वो कार के अंदर आप कैसा, क्या कलर होगा, कितना उसका साइज होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो सब आप किसके अकॉर्डिंग करते हो, कस्टमर के अकॉर्डिंग करते हो। तो उसके अंदर आप इंटरमीडियरीज का यूज़ नहीं करते, आप प्रेफर करते हो खुद ही अपने उस कस्टमर को सर्व करना। तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के टाइम इनडायरेक्ट और कस्टमाइज प्रोडक्ट के टाइम डायरेक्ट चैनल का यूज़ किया जाता है। पेरिशेबल गुड्स, अगर पेरिशेबिलिटी है, पेरिशेबल यानी कि वो सिर्फ 1-2 दिन तक ही काम में आएंगे, उसके बाद वो गुड्स खराब हो जाएंगे, जैसे दूध है, सब्जी है, फ्रूट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जो खराब होने लग जाती है एक टाइम के बाद। तो पेरिशेबल में क्या करते हो, क्योंकि आपको उन्हें बेचना है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट चैनल का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बट इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ तभी किया जाएगा जब आपके पास उतनी पावर नहीं है। अदरवाइज पेरिशेबल में डायरेक्ट यानी कि डायरेक्टली आप जाके सर्व कर दो, बिकॉज इनडायरेक्ट में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है कि पहले वो होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, इतने में तो वैसे ही वो ख़राब हो जाएगा। तो पेरिशेबल में वैसे डायरेक्ट का ही प्रेफर किया जाता है, बट अगर आपके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी सभी मेडिएटरीज को दे दो और वो उन्हें सेल कर सके, ऐसा आप यूज़ करते हो। बट मेजर जो फोकस होता है पेरिशेबिलिटी
पेरिशेबिलिटी के अंदर वो डायरेक्ट चैनल पे ही होता है कि आप खुद सर्व करो और उनकी पेरिशेबिलिटी पूरी होने से पहले ही उसे क्या करो, यूज़ में ले आओ। टेक्निकल नेचर, अगर आपका गुड टेक्निकल नेचर का है, मीन्स आप ऐसा कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो जो इतनी आसानी से आपके कस्टमर यूज़ नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ टेक्निकल स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो आपको समझानी पड़ेंगी, तो तब आपको डायरेक्ट चैनल ही यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आप ही अपने कस्टमर को समझा सकते हो। अदरवाइज आपको पहले होलसेलर को समझाना पड़ेगा, फिर रिटेलर को समझाना पड़ेगा, और रिटेलर जाके कस्टमर को समझाएगा, और ऐसा हो सकता है कि इसके बीच में इन्फॉर्मेशन में चेंजेस आ जाएं, बिकॉज जैसा आप समझाना चाहते हो जरूरी नहीं है कि होलसेलर और रिटेलर वैसा ही समझे। इसलिए जब आपका टेक्निकल नेचर का गुड हो तो आप डायरेक्ट चैनल को यूज़ करते हो। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कि हमें डायरेक्ट चैनल चुनना चाहिए या इनडायरेक्ट। नाउ कंपनी से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर है? अगर कंपनी चाहती है कि उसकी गुडविल अच्छी बनी रहे, तो एक ज़्यादा अच्छी कंपनी कौन सी मानी जाती है? कि जो खुद डील करती हो, बीच में ज़्यादा इंटरमीडिएट्स को यूज़ ना करती हो, तो गुडविल के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास इनफ मनी है, तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट चैनल का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास उतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो आप इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ कर सकते हो। डिज़ायर टू कंट्रोल, अगर आप चाहते हो कि हर चीज़ पे हमारा कंट्रोल हो, कैसे बेचा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है, तो फिर आप डायरेक्ट चैनल का यूज़ करो। अगर आप डेलीगेट करने के लिए रेडी हो कंट्रोल को, तो आप इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करो। नाउ कम्पिटिटिव फोर्सेस, कि आपके कंपिटिटर्स भी अफेक्ट करते हैं, तो कंपिटिटर्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? या तो सिमिलर चैनल पॉलिसी या सेपरेट चैनल पॉलिसी। अगर कंपिटिटर्स ने डायरेक्ट चैनल को यूज़ कर रखा है तो आप भी डायरेक्ट चैनल को यूज़ करोगे, वो होती है सिमिलर चैनल पॉलिसी। अगर कंपिटिटर्स डायरेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्ट यूज़ करेंगे, वो होती है सेपरेट चैनल पॉलिसी, कि आप कोई भी पॉलिसी ले सकते हो, या तो सिमिलर चैनल या सेपरेट चैनल। नाउ अभी तक हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन से फैक्टर हैं, कंपनी से रिलेटेड कौन से फैक्टर हैं, और कंपिटिटर से। अब है मार्केट, जिस मार्केट में हम वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं चॉइस को। तो फर्स्ट इज नंबर ऑफ बायर, कितने बायर्स हैं। अगर स्मॉल नंबर ऑफ बायर हैं तो उसको आप डायरेक्टली सर्व कर सकते हो, बीच में आपको इंटरमीडिएट्स की जरूरत नहीं है। बट लार्ज स्केल बायर यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं, तो आप सबके पास पर्सनली नहीं जा सकते, तो आप इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करते हो। टाइप ऑफ बायर, किस तरीके के बायर हैं, मीन्स कंज्यूमर हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपसे बाय कर रही हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ हैं तो इसका मतलब कोई बिजनेस आपसे कुछ खरीदेगा तो वो लार्ज अमाउंट में खरीदेगा, तो जब इंडस्ट्रीज़ के साथ आप डील करते हो तो आप डायरेक्ट चैनल का यूज़ करते हो। नॉर्मल कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के साथ डील करते हो तो इनडायरेक्ट चैनल का आप यूज़ कर लेते हो। देन बाइंग हैबिट, कि उनकी हैबिट क्या है। अगर वो क्रेडिट पे लेना पसंद करते हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको क्रेडिट पे सामान ज़्यादा चाहिए, तो आप इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट का यूज़ कर सकते हो। बाइंग क्वांटिटी, अगर स्मॉल क्वांटिटी में बाय करते हैं, जैसे एक बिस्किट का पैकेट लेंगे या फिर एक मैगी का पैकेट लेंगे, तो इसके लिए तो आप ऑर्गेनाइजेशन को खुद ऐसा नहीं है ना कि वही सर्व करेगी, तो आप इंटरमीडिएट्स का यूज़ करते हो। बट आपसे कोई लार्ज क्वांटिटी में बाय कर रहा है कि एक ही साथ उनको 100, 200, 300, 1000 ऐसे चाहिए, तो उस टाइम पे आप डायरेक्ट चैनल का यूज़ कर सकते हो। साइज ऑफ मार्केट, अगर मार्केट का साइज़ बड़ा है तो इनडायरेक्ट चैनल, अदरवाइज डायरेक्ट चैनल का आप यूज़ करते हो। तो ये थे मार्केट रिलेटेड फैक्टर। नाउ एनवायरमेंटल फैक्टर, आपके एनवायरनमेंट के फैक्टर भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन, कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, बूम है, रिसेशन है, डिफ्लेशन है। तो रिसेशन और डिफ्लेशन के टाइम आप क्या करते हो, डायरेक्ट चैनल का यूज़ करते हो, अदरवाइज आप इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ भी कर लेते हो। देन लीगल कंस्ट्रेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या रूल बना रखे हैं उसके बेस पे भी आप डिसाइड करते हो। बिकॉज गवर्नमेंट का रूल क्या है, जैसे अगर हम गवर्नमेंट के लॉ की बात करें तो मेडिसिन या ड्रग्स आपको बेचनी है तो वही बेच सकता है जिसके पास लाइसेंस होगा। तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो उसी को इंटरमीडियरी बनाएगी ना जिसके पास लाइसेंस होगा, ऐसे ही किसी को तो नहीं दे सकती। तो लीगल जो लॉज हैं वो भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इंटरमीडियरीज को। तो ये वेरियस फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ इंटरमीडियरी। नाउ व्हाट आर द वेरियस नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज, कौन कौन सी इंटरमीडियरी होती हैं। तो पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम टाइप्स करेंगे। तो क्लासिफिकेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं कि वो 3 काम करती हूँ। पहले सेल्स चैनल होते हैं, दूसरे डिलीवरी और तीसरे सर्विस चैनल। सेल्स चैनल्स क्या हैं, जो सबसे ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो मोटिवेट भी करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। हमने जो रोल डिस्कस किए थे ना, वो सारे रोल जो परफॉर्म करते हैं वो सेल्स चैनल होते हैं, कि वो फाइनेंसिंग भी करेंगे, नेगोशिएटिंग भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, प्रमोट भी करेंगे, लिंक भी क्रिएट करेंगे, तो वो है हमारे सेल्स चैनल। डिलीवरी चैनल का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ट्रांजैक्शन करना, एक जगह से मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक सिर्फ गुड्स को पहुंचाना, नेगोशिएटिंग, फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ें वो नहीं करते, वो होते हैं डिलीवरी चैनल। सर्विस चैनल क्या
है, एक बार कस्टमर को बेचने के बाद अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो चैनल वर्क करते हैं दैट आर सर्विस चैनल। कि सेल्स के बाद अगर उन्हें कोई सर्विसेज चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो वो जो चैनल प्रोवाइड करते हैं दैट इज सर्विस चैनल। तो सर्विस चैनल होते हैं डिलीवरी चैनल एंड सेल्स चैनल। नाउ कौन कौन सी इंटरमेडियरीज होती हैं? सो देयर आर वेरियस नंबर ऑफ इंटरमेडियरीज। फर्स्ट इज रिटेलर, जो मैंने कितनी बार इस वर्ड को यूज़ किया है, जो हमारे क्या होते हैं शॉपकीपर। जितने भी शॉपकीपर आप मार्केट में जाते हैं वो सब आपके क्या हैं? रिटेलर, जो 100 ऑफ कंज्यूमर्स के साथ डेली बेसिस पे डील करते हैं और इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही कंपनी का रखते हैं, ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं होता। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट रखते हैं और 100 ऑफ कंज्यूमर को डील करते हैं। रिटेलर वो इंटरमेडियरी है जिसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है? ये लास्ट होते हैं, जिसके बाद डायरेक्टली कस्टमर्स आ जाते हैं, तो ये लास्ट इंटरमेडियरी है। इसके बाद डायरेक्टली कस्टमर से डील किया जाता है, इनका डायरेक्ट लिंक कस्टमर के साथ होता है। होलसेलर क्या हैं? जो रिटेलर से पहले आते हैं। रिटेलर्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में बाय करते हैं क्योंकि इनको कस्टमर को सेल करना है, बट होलसेलर्स लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं और ये मेन मार्केट से अलग वर्क करते हैं। मीन्स ये डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील नहीं करते, लार्जली ये किसके साथ डील करते हैं? रिटेलर्स या फिर होलसेलर्स के साथ ही। जैसे ये मैन्युफैक्चरर्स हैं तो बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में इनसे होलसेलर बाय कर देते हैं और ये फिर दूसरे होलसेलर्स को, दूसरे रिटेलर्स को और कुछ कुछ केसेस में कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल करते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? होलसेलर्स। सो आर normally operate out of the market. They deal with large number of companies, product and packs. They have their own shop in busy trading area and depending upon the large volume of business. कि ये क्या करते हैं? नंबर ऑफ कंपनीज से वो खरीदते हैं। देखो जब मैंने आपको शुरू में ही एक डायग्राम दिखाया था कि कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, और वो इंटरमेडियरी को देती है, तो एक इंटरमेडियरी के पास नंबर ऑफ कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं। ऐसा ही होलसेलर्स के साथ होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से लार्ज क्वांटिटी में बाय करता है और आगे अपने या तो होलसेलर्स को या रिटेलर्स को बाय बेच देता है। लेकिन इसका स्पेशलाइजेशन क्या है कि ह्यूज क्वांटिटी में बाय करता है। दे चूज एंड डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट दे विल सेल, कि ये अपने आप डिसाइड करते हैं कि ये कौन कौन सी कंपनी से लेंगे, कौन कौन सा प्रोडक्ट ये बेचेंगे। और ये किसी भी एक कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते कि आपका ही सामान हम बेचेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से ये जो है सामान लेते हैं और आगे होलसेलर्स को, रिटेलर्स को या कंज्यूमर्स को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। तो सबसे पहले रिटेलर किया हमने, जो शॉपकीपर हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करते हैं। फिर आता है होलसेलर, जो लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं, किसी एक कंपनी के साथ पर्टिकुलर किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते, नंबर ऑफ कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं और आगे बेच देते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और एजेंट। इन चैनल को हम क्या बोल सकते हैं? एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर और गारंटर। किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, तो उसके बेस पे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं और एजेंट होते हैं। जैसे होलसेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं, फिर रिटेलर होगा, फिर कस्टमर होगा। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हो सकते हैं, बट इनका क्या है? दे आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन द प्रोडक्ट बाय बाइंग इट। सिर्फ एजेंट को उसके बाद एक बार प्रोडक्ट उन्होंने खरीद लिया तो बाकी सब तो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स जो करेंगे या डीलर्स क्या करेंगे? प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं और आगे फिर सेल करते हैं। कि मान लो सबसे पहले हमारा मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने खरीद लिया, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर या फिर हमारे डीलर्स ने खरीद लिया और आगे कस्टमर को बेच दिया। तो ये क्या करते हैं? बाय करते हैं। बट एजेंट कभी भी प्रोडक्ट को खरीदते नहीं हैं, वो क्या करते हैं? उन्हें उनके बिहाफ पे सेल करते हैं कि मुझे कमीशन मिल जाएगी बाद में, मैं इसका पोजेशन नहीं ले रहा, ओनरशिप नहीं ले रहा, आप मुझे दो, मैं आपके बिहाफ पे सेल करके आता हूँ, जितने बिकेंगे ठीक है, नहीं बिके तो आपको रिटर्न कर देंगे। तो वो क्या होते हैं? एजेंट। दे आर ऑन कमीशन मार्जिन या फिर मार्कअप बेस्ड, कि ये किसके ऊपर बेस्ड काम करते हैं? या तो इन्हें मार्कअप मिलेगा या फिर कमीशन मिलेगी। कमीशन किसे मिलती है? ज़्यादातर एजेंट्स को दी जाती है। इनको कभी कभी ही क्रेडिट मिलता है, अदरवाइज इन्हें कंपनी से क्रेडिट नहीं मिलता। कमीशन और मार्जिन इज अ परसेंटेज ऑफ प्राइस एट विच दे बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी, कि कंपनी से आपने किस परसेंटेज पे लिया है। देखो ये जो है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, आपने इनसे 1000 प्रोडक्ट लिए, 10 रुपये का एक प्रोडक्ट है, तो जो कमीशन होगी वो इस 10,000 पे डिसाइड होगी कि आपने कितने रुपए में, कितने कॉस्ट पे उस प्रोडक्ट को लिया है, चाहे ओनरशिप ली हो या ना ली हो, बट कितने रुपए का प्रोडक्ट आपने लिया है, दैट इज़ कमीशन। बट जो मार्कअप होगा ना, वो इस पे नहीं, आपने कितने में उसे बेचा है उसके ऊपर चार्ज होगा, दैट इज़ मार्कअप। मार्कअप भी एक परसेंटेज है, बट किसके ऊपर है? सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस पे है और ये परचेजिंग प्राइस पे होता है कि किस प्राइस पे आप कंपनी से गुड्स ले रहे हो, उस पर कमीशन होती है। और मार्कअप किस पे होता है?
होता है सेलिंग प्राइस पे। तो सबसे पहले रिटेलर जो स्मॉल क्वांटिटी में बाय करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करते हैं। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं, किसी एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते और डिफरेंट आगे होलसेलर और रिटेलर को बेच देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और एजेंट जो कमीशन या मार्कअप पे वर्क करते हैं एक कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। एजेंट उसके अंदर मतलब एजेंट कभी भी उसे खरीदते नहीं है, उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करते, बट डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर उसे खरीदते हैं, उसकी ओनरशिप लेते हैं और आगे उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट और कंसाइनमेंट सेलिंग एजेंट ऐसे इंटरमीडियरीज होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होंगी। यानी कि अभी तक होलसेलर को हमने क्या बोला कि ये बहुत सी कंपनीज के लिए काम कर रहे होंगे, बट जो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है या फिर कंसाइनमेंट सेलिंग एजेंट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ ही डील कर रहे होंगे। कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट का मतलब क्या है? दे आर ट्रांसपोर्टर्स हु एक्ट एज मिडवे पॉइंट बिटवीन द कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग का काम करेंगे, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक ट्रांसपोर्ट करने का, होलसेलर से रिटेलर तक ट्रांसपोर्ट करने का काम जो करते हैं कि यहाँ से गुड्स यहाँ पहुँचा देना और यहाँ से यहाँ पहुँचा देना, वो क्या होते हैं? हमारे कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। यानी कि एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह पे फॉरवर्ड करने का काम ये करते हैं। दे रूल इज़ टू कलेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी, कि कंपनी से प्रोडक्ट को लिया और कहाँ पे? सेंट्रल लोकेशन पे प्रोवाइड कर देना, या तो होलसेलर को प्रोवाइड कर देना या फिर रिटेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड कर देना, जो फिर आगे जाके सेल करेंगे। और ये भी कंपनी से क्या है? ओनरशिप नहीं लेते, कंपनी से सिर्फ फिजिकल पोजेशन लेते हैं। जैसे आप किसी ट्रक का एग्जाम्पल इसमें लो, तो वो जो ट्रक की कंपनी है वो क्या करेगी? जो हमारी और कंपनी है उससे क्या करेगी? कंसाइनमेंट लेगी, यानी कि वहाँ से लेगी उसके प्रोडक्ट को और जाके होलसेलर तक पहुँचा देगी। तो ओनरशिप तो इसके पास नहीं आई ना, इसे सिर्फ ट्रांसफ़र करना है। जो सिर्फ ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं दे आर कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। जो ओनरशिप नहीं लेते, सिर्फ सामान को लेते हैं, एक जगह से लेते हैं और दूसरी जगह पहुँचा देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। और एक चीज़ इसमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये कस्टमर तक नहीं पहुँचाते, अगली इंटरमीडियरी तक पहुँचा देते हैं कि होलसेलर तक पहुँचा दिया या रिटेलर तक पहुँचा दिया, वो होते हैं कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। कंसाइनमेंट सेलिंग एजेंट क्या होते हैं? ये भी कैरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट जैसे ही होते हैं, बट ये एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या करते हैं कि ये सेल करते हैं, ये कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सेल द गुड टू द मार्केट एंड देन रेमिट द वैल्यू ऑफ गुड्स टू द कंपनी। कि अगर हम कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट की बात करें तो इन्होंने कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उठाए और होलसेलर या फिर रिटेलर के पास पहुंचा दिए, और ये क्या करेंगे? बाद में कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो वो तो हमारे क्या है? CFAs, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। बट कंसाइनमेंट वाले क्या करेंगे? कंपनी से उठाएंगे और कस्टमर तक पहुंचाएंगे, उनको बेचने का काम भी करेंगे। वो इंटरमीडियरी जो होती है वो होती है कंसाइनमेंट सेलिंग एजेंट, और ये दोनों पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के लिए ही काम करते हैं। सो दीज आर द वेरियस टाइप of intermediaries. I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.